हेलो, स्वागत है आपका कॉग्निजेंस आईएएस में। हमारे इस इनिशिएटिव में हम पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी का बुक, जिसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो इस बुक में हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट आखिर है क्यों? ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा कि आपने पॉलिटी के बुक को पढ़कर और क्वेश्चंस को सॉल्व करके कंप्लीट किया है। बस आपको करना इतना है कि रेगुलर 10 से 15 मिनट वीडियो को फॉलो करें और साथ साथ में क्वेश्चंस को बनाते जाएं। लेकिन यहाँ मैं यह मान कर चल रही हूँ कि आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक को कंप्लीट किया है। और अगर आपने बुक को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ वीडियो को यहीं स्टॉप करें और एटलीस्ट चैप्टर वाइज बुक को कवर करते हुए क्वेश्चंस बनाएं। So let's start today's discussion. As we were discussing the questions of president, हम लोग चैप्टर 7 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने 14+14 2 क्वेश्चन डिस्कस किया था। 28 क्वेश्चन टोटल डिस्कस किया था हमने 2 पार्ट्स में। तो अभी हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 28 तक उस दिन डिस्कशन हो गया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन नंबर 29 है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ। तो देखिए, हमारा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं उसमें कौन कौन होते हैं आपको ये बताना है। तो फर्स्ट क्या है, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सभी मेंबर। सेकेंड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वो सारे। सी, मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उसमें और स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स होंगे। और डी क्या कह रहा है, ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो सारे मेंबर पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का, उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में ब्रीफली डिस्कस किया था कि इसमें सारे के सारे कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर, और इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट वे से होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, ऑल मेंबर तो नहीं होगा, इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ये यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल ये तो इलेक्टेड होते हैं बट इनडायरेक्ट इलेक्शन से, तो यहाँ पे आप सी को भी एलिमिनेट कर दे सकते हो और डी को भी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आपको स्टेटमेंट को देखना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ अ बिल अदर देन मनी बिल इज रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस एंड द बिल इज अगेन पास्ड बाय both the houses of the parliament with or without amendments and again presented to the president, then also it is not obligatory upon him to declare his assent to it। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, आपका स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि मनी बिल के अलावा अगर कोई भी बिल होती है जो प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है पार्लियामेंट के पास, तो अमेंडमेंट करके या बिना अमेंडमेंट किए अगर उस बिल को वापस प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है तो प्रेसिडेंट उसके लिए बाध्य नहीं है कि वो उसको वापस से साइन करके दे, उसको अपना असेंट दे। आपका सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अ बिल फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड नो रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ सच बिल। तो सेकंड स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि किसी भी नए क्षेत्र के निर्माण के लिए या किसी भी राज्य के बाउंड्री के अल्टरेशन के लिए, नाम में बदलने के लिए जो बिल पार्लियामेंट में पास होगी उसमें प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिए नो रिकमेंडेशन है, जबकि हम लोग आर्टिकल जब 3 पढ़ते हैं तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्रायर रिकमेंडेशन होता है प्रेसिडेंट का, तभी बिल को पास कराया जाता है। एंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे ये होता है कि अगर पार्लियामेंट दोबारा बिल को रिकंसिडरेशन के बाद भेज देती है प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट वहाँ पे ऑब्लिगेटरी है कि वो उसको असेंट दे दे अपना। तो यहाँ पे आपका दोनों का दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। एसेशन एंड रीजन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन इनडायरेक्टली वे से होता है। तो कल हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि इलेक्शन किस तरह से होता है। एंड रीजन क्या कह रहा है, अंडर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट इज ओनली अ नॉमिनल हेड। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होते हैं, हेड ऑफ स्टेट वो होते हैं नॉमिनल हेड, वो केवल एक नॉमिनल हेड होता है। तो आपको बताना है यहाँ पे दोनों का दोनों करेक्ट है या इनकरेक्ट है।
और दोनों एक दूसरे को फिलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कौन करेक्ट है या कौन इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो इनडायरेक्ट वे से होता है, क्योंकि जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं इलेक्टेड मेंबर, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली। पीपल तो यहाँ पार्टिसिपेट करते नहीं हैं, तो यहाँ पे असर्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड जो है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो होते हैं नॉमिनल हेड होते हैं, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है क्योंकि नॉमिनल हेड होते हैं, क्योंकि इन्हें इनडायरेक्ट वे से इलेक्ट भेजा जाता है। अगर डायरेक्ट वे से इलेक्ट हो जाए तो जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड होते हैं स्टेट के, तो यहाँ पे आपका नॉमिनल हेड हो जाएगा प्रेसिडेंट, और आपके पीएम नॉमिनल हेड नहीं होते, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड। तो इस तरह से हमारा असेंशन रीजन दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। 32 देखते हैं हम। द अथॉरिटी ऑफ टू डिक्लेयर वॉर और पीस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेस्टेड इन। तो जो डिक्लेयर होता है वॉर या पीस, वो किसके द्वारा किया जाता है भारत में, उसका अथॉरिटी किसके पास है, ये बताना है आपको। तो प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, तो हम लोगों को पता होगा, मे बी आप लोगों ने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं हमारा जो सुप्रीम हेड होते हैं आर्म फोर्सेस के, वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे वॉर और पीस को डिक्लेयर करने का भी पावर किसके पास होगा, अथॉरिटी किसके पास होगा, प्रेसिडेंट के पास। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इज करेक्ट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है द प्रेसिडेंट मे कंटिन्यू टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इवन आफ्टर अज्यूमिंग चार्ज ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑफिस। तो प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे अपना पार्लियामेंट का मेंबरशिप प्रेसिडेंट बनने के बाद भी। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है। बी कह रहा है द प्रेसिडेंट इज नॉट barred from holding any other office of profit even after assuming charge of the presidential office। तो जो प्रेसिडेंट होंगे उनको अपना कोई भी अगर वो प्रॉफिट का ऑफिस को होल्ड करे उनको छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। सी कह रहा है द प्रेसिडेंट इज़ एंटाइटल्ड टू यूज़ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस ओनली ऑन पेमेंट ऑफ द रेंट फिक्स्ड। तो प्रेसिडेंट जिस अपने ऑफिशियल में रहते हैं, जो उनका राष्ट्रपति भवन होता है, उनके लिए उनको रेंट पे करना होता है। सी ये कह रहा है। एंड डी क्या कह रहा है, द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ प्रेसिडेंट शैल नॉट बी डिमिनिस्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो जो प्रेसिडेंट का जो सैलरी अलाउंस होता है वो उनके ऑफिस के टर्म में कम नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे डी आपका ये कह रहा है। तो आप लोग अपना आंसर पिक कर लीजिए। यहाँ हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर पार्लियामेंट इनका जो सैलरी होता है, इमोल्यूमेंट्स होता है और अलाउंस होता है, उनको कम नहीं किया जाता है उनके ऑफिस के टर्म में। ये किसके पे, ये आपके सीजेआई के में भी यही होता है, या कोई भी आपका पार्लियामेंट्री या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर है, किसी का भी सैलरी और इमोल्यूमेंट्स को आपने पढ़ा होगा कि उनके टर्म के दौरान में कम नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ पे डी को ईजिली पिक कर सकते हैं। एंड फर्स्ट क्या है कि उनको जब भी वो अपना प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करेंगे, जब भी वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो उनके पहले वो किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर हो या किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो, तो वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंड तो आपको पता है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते हैं। और थर्ड भी क्या हो जाएगा आपका, उनका पेमेंट फिक्स नहीं होता है, मीन्स उनको वहाँ पे पेमेंट नहीं करना पड़ता है, वो राष्ट्रपति भवन में उनको रहने का अधिकार दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि कौन सा जो फॉलोइंग दिया हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बाध्य नहीं है, अधिकार नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो आपको बताना है नीचे कौन प्रेसिडेंट का अधिकार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोरेगेटिव। तो ए कह रहा है रिटर्निंग लेजिस्लेटिव बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, तो वो बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते हैं। बी आपका कह रहा है रिटर्निंग मनी बिल फॉर रिकन्सिडरेशन। सी ये कह रहा है डिजॉल्विंग द लोकसभा। एंड डी कह रहा है आपका समनिंग द राज्यसभा। तो राज्यसभा को बुलाना और डिजॉल्व करना किसको, लोकसभा को, आपका सी ये कह रहा है। तो यहाँ पे आपको पता होगा, आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मनी बिल के बेसिस पे प्रेसिडेंट को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया, मीन्स दिया गया है वो यहाँ पे रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। मनी बिल को उनको अपना असेंट देना होता है, अदरवाइज़ वो मनी बिल को भेज नहीं सकते हैं पार्लियामेंट के पास वापस। तो आपका यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आपको स्टेटमेंट को देखना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। फर्स्ट क्या है, रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट क्या है, ही मे रिज़ाइन बाय राइटिंग टू वाइस प्रेसिडेंट, वो रिजिग्नेशन दे सकते हैं अपना प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को राइटिंग में। सेकंड कह रहा है ही शैल कंटिन्यू नॉट withstanding the expiration of his term to hold office until his successor enters upon his office।
तो वो अपना जो ऑफिस है उसको कंटिन्यू कर सकता है अपने टर्म के एक्सपायरेशन के बाद भी, जब तक कि नया सक्सेसर ऑफिस में ना आ जाए। एंड 3 ये कह रहा है ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू होल्ड द ऑफिस फॉर मोर देन 2 टर्म्स, वो 2 टर्म से ज़्यादा ऑफिस में नहीं रह सकते हैं। तो चूज़ कर लीजिए अपना करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे थर्ड जो आपका कह रहा है 2 टर्म्स, हम लोगों ने देखा था 2 टर्म्स किसके लिए, यूएस के लिए, और इंडिया में क्या है वो कितने भी टर्म के लिए ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। तो आप यहाँ तो 3 करेक्ट हो जाएगा, तो 3 को आप जैसे ही एलिमिनेट करेंगे आपको अपना करेक्ट ऑप्शन भी मिल जाएगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 36। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन एज द किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो भी सेम ऑफिस होल्ड करते हैं, सेम तरह से उनका पोजीशन होता है जैसा कि किंग और क्वीन इंग्लैंड का है, इंग्लैंड में जैसा किंग और क्वीन का है। रीज़न ये कह रहा है द प्रेसिडेंट इज अल्टीमेटली बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं, वो बाउंड होते हैं कि जो भी एडवाइस उनको मिलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपका रीज़न तो करेक्ट है, क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है, आर्टिकल 74 में आपको प्रोवाइड है कि जो भी प्रेसिडेंट काम करेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एडवाइस से करेंगे। तो यहाँ पे रीज़न करेक्ट है। एंड अगर वो इसके एड एडवाइस से काम करेंगे तो वहाँ पे भी क्या होता है, आपका यूके में भी क्या होता है कि वहाँ पे इंग्लैंड में जो आपके मिनिस्टर होते हैं उनके ही एड एडवाइस से वहाँ के किंग या क्वीन काम करते हैं। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को फिलफिल कर रहा है और दोनों ही करेक्ट है, तो इस तरह आपका ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट द अथॉरिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसके अपॉइंटमेंट के लिए अथॉरिटी नहीं दी गई ही है। तो ए क्या है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, एंड बी स्टेट गवर्नर्स, सी यूनियन मिनिस्टर्स, एंड डी चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे देखिए आप सारे क्वेश्चंस को पॉज कीजिए और अपना आंसर पिक कीजिए, तभी आप एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने ऑप्शंस को या कितने आंसर्स को करेक्ट पिक कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, इसका भी आप लोग चूज़ कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी नहीं होती है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनका जो भी इलेक्शन होगा, मींस इनका जो भी जजेस का अपॉइंटमेंट होगा वो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। और स्टेट गवर्नर तो प्रेसिडेंट करते ही हैं और यूनियन मिनिस्टर भी करते हैं। तो किसके लिए नहीं करते हैं, वो चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। चेयरमैन ऑफ जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कौन अपॉइंट करते हैं, यहाँ पे आपके गवर्नर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन इसमें से पार्टिसिपेट नहीं करते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो फर्स्ट है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, सेकंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, थर्ड क्या है इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, एंड डी क्या है इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधान परिषद। तो देखिए हम लोग को पता है कि पार्लियामेंट के दोनों जो हाउस होते हैं उनके इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे ए भी आपका करेक्ट है एंड बी भी करेक्ट है, ये लोग दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे नॉट पूछा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे विधानसभा एंड विधान परिषद में, क्योंकि यहाँ पे ये हिंदी का टर्म यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे विधानसभा का मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट करता है, असेंबली के मेंबर। तो यहाँ पे सी भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहाँ पे आपका नॉट पूछा है तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है द प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट क्या है, पार्लियामेंट के पार्ट हैं। एंड रीजन दिया है अ बिल पास्ड बाय द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो बिल होता है दोनों हाउस में जो लाया जाता है वो बिना प्रेसिडेंट के असेंट के एक्ट नहीं बन सकता, लॉ नहीं बन सकता। आपका रीज़न ये कह रहा है। तो यहाँ पे आपको पता होगा प्रेसिडेंट क्या है, पार्लियामेंट के एक पार्ट है। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में जहाँ पे आया था कि पार्ट है या मेंबर है, तो हमने देखा था कि पार्लियामेंट के वो एक पार्ट है, क्योंकि एक पार्ट आपका प्रेसिडेंट हो जाएंगे, एक पार्ट आपका राज्यसभा हो जाएगा और एक पार्ट क्या हो जाएगा आपका लोकसभा। तो ए तो आपका करेक्ट है। बी देखते हैं अब बिल जो बिल पास होगा दोनों हाउस से वो लॉ नहीं बनेगा प्रेसिडेंट के असेंट के पहले। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है, क्योंकि पार्लियामेंट का दोनों हाउस का तो असेंट मिल गया, अब तीसरा कौन है, प्रेसिडेंट, तो उनका असेंट का भी जरूरत है। तो यहाँ पे दोनों का दोनों करेक्ट हो जाएगा और दोनों एक दूसरे को फिलफिल कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। वंस द प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेड द राइट ऑफ सिटीजन टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड बाय द। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर इमरजेंसी एक बार प्रोक्लेम हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पर्सन अपना फंडामेंटल राइट के लिए नहीं जा सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए। तो ये अथॉरिटी किसको दी गई है कि वो प्रोक्लामेशन के बाद ऐसा करे। तो देखिए यहाँ पे क्या है,
ए क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सस्पेंड कर सकते हैं आपके राइट्स को। बी क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी क्या है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। एंड डी क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कौन सस्पेंड करते हैं आपके राइट को इमरजेंसी के टाइम पे? चूज योर करेक्ट ऑप्शन। और चूज योर ऑप्शन अगर नहीं पता आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि आर्टिकल 358 एंड 359 में आपको प्रोवाइडेड है कि इमरजेंसी के टाइम में जो आपका सस्पेंड हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स। और कौन कौन सा फंडामेंटल राइट को छोड़कर, आर्टिकल 20 एंड 21 में जो फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड है उसको छोड़ करके। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है? ए ऑप्शन आपका है, द ही मस्ट बी kept इन्फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑल डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। तो उनको जितना भी कैबिनेट का डिसीजन होता है उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। बी है आपका, ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन ही डीम्स फिट। जब भी उनको लगता है तो वो क्या करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मीटिंग होगा उसको प्रिसाइड करेंगे, उसके प्रेसिडेंट होंगे वहाँ पे। सी है, ही कैन आस्क प्राइम मिनिस्टर सबमिट डिसीजन ऑफ एनी मिनिस्टर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा या तो वो आस्क करेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि क्या डिसीजन लिया गया है वो मेरे पास सबमिट कीजिए। एंड डी क्या है, ही मस्ट बी सप्लाइड विथ सच अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एज ही आस्क फॉर इट। तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जब भी उनको ये चाहिए होगा। मीन्स कंट्री में कैसा एडमिशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो उनको सप्लाई करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट क्या है, उनको चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या वर्क हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको ये बताना होता है कि प्राइम मिनिस्टर एक लिंकेज का काम करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में। एंड आपका तो फर्स्ट तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ही प्रिसाइड ओवर मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखिए वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मीटिंग होता है वो प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रिसाइड नहीं करते। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर मीटिंग हो रहा है और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट है तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तो प्रिसाइड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी अदर अगर मेंबर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वहीं वहाँ पे प्रिसाइड करते हैं। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। अदरवाइज़ यहाँ पे कौन हो सकता है, आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा भी प्रिसाइड कर सकते हैं या जो भी उनको फिट लगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, असर्शन रीज़न दिया गया आपका। असर्शन क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू अ प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रोक्लेम करेंगे इमरजेंसी को। तो इमरजेंसी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे या कभी भी पढ़ रहे थे तो आप इसको थोड़ा याद कीजिए, यहाँ पे आप आराम से बना सकते हैं। रीज़न क्या है, व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन ऑपरेशन द प्रेसिडेंट में सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ के प्रेसिडेंट क्या करेंगे, सारा का सारा आपका फंडामेंटल राइट्स को क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे। तो अभी हम लोग को देखा ना, रीज़न तो आपका करेक्ट है, लेकिन असर्शन क्या कह रहा है ना कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो याद कीजिए हम लोगों ने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी आपका इमरजेंसी लगेगा तो वो कौन लगाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा उनको रिटर्न में चाहिए या कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा उनको रिटर्न में प्रोवाइड करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, तभी वो वहाँ पे इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, यहाँ पे मीन्स कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ फॉल्स, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।